आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा निम्नलिखित में से? और हाँ साथियों, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। जी हाँ, फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका करेगा। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। तो 2 नंबर में है, शिशुनाग वंश का शासक कौन था? शिशुनाग वंश का शासक कौन था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का 3 नंबर प्रश्न को। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था, कौन है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो आप याद रखिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो पावापुरी बिहार के किस जिला में स्थित है? पावापुरी बिहार के कौन से जिला में स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नालंदा जिला में है स्थित कौन? पावापुरी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? 5 नंबर प्रश्न का। तो मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय स्थित था। मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का जो मुख्यालय था, कार्यालय था, कौन से स्थान पर था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में। जी हाँ, मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कोलकाता में। और कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कब हुआ था आरबीआई का मुख्यालय? तो 1937 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 6 नंबर में, भारत में 4 मठों का निर्माण किसने करवाया था? भारत में 4 मठों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों का निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, 1789 में फ्रांस की क्रांति और 1194 में कौन सा? तो चंदावर का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 8 नंबर में, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तब। और चैनल पर अगर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। और अपने भाई और उन बहनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न का। तो निम्न में से नकदी फसल कौन सा है? निम्न में से नकदी फसल जो है कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गन्ना नकदी फसल है। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर की अगर बात करें
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में यानी दुनिया में। तो प्रथम स्थान किसे है? तो ब्राज़ील का। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है? निम्न में से कौन अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी, जी हाँ, पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी जो है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 13 नंबर में लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो आप याद रखें। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो ये आप याद रखें। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एनएनपी का फुल फॉर्म। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15। जी हाँ, अनुच्छेद 15 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ये आप जरूर याद रखें। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह। जी हाँ साथियों, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो ये आप याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वह ये कि पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसे? परिवहन को। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 19 नंबर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर, मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो ये आप याद रखिए। वहीं अगर बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है निम्न में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। असम राज्य का लोक नृत्य है कौन सा? बिहू। अब यहाँ से साथियों सामान्य विज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न को। तो 21 नंबर में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और कब? तो 1909 में। तो ये भी आप याद रखिए।
करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो जन शक्ति किस विटामिन के कमी से होता है? जन शक्ति किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से होता है जनशक्ति। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो पानी का जमना किसका उदाहरण है? पानी का जमना किसका उदाहरण है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी का जमना। साथियों मैं आपको बताते चलूँ, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो मैं जवाब भी देता हूँ। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होते हैं। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होते हैं। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होते हैं। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है निम्न में से क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो अम्ल वर्षा कौन सी गैस के वजह से होती है? अम्ल वर्षा कौन सी गैस के वजह से, कौन सी गैस के कारण होती है? तो सही आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी SO2 और NO2 गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ओस्लो में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। और ओस्लो जो है ये कौन से देश की राजधानी है? तो नॉर्वे देश की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखें। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो एस्पिरिन का सूत्र डैश है। एस्पिरिन का सूत्र जो है निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, C9H8O4 एस्पिरिन का सूत्र है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो सही आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान घनत्व। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 30 नंबर में उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तरल पदार्थ के घनत्व पर उत्प्लावन बल का। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो एक चालक का प्रतिरोध डैश होता है। एक चालक का प्रतिरोध डैश होता है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है एक चालक का प्रतिरोध। 32 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ में इसका अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो धारा मापने के लिए। और धारा यानी विद्युत परिपथ में धारा को किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। तो ये भी आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 33 नंबर में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। बात करें 34 नंबर प्रश्न का,
तो किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होती है। तो ये आप याद रखें। अब यहाँ से देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न को। बात करें 56 में, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, एक बार व्यय करने पर दोबारा लाभ पाना आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा शब्द? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो याद रखिएगा। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो सज्जन के पर्यायवाची शब्द कौन है? सज्जन के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में भला, बी में शरीफ, सी में महानुभाव और डी में और इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो सामाजिकता शब्द में कौन सा वाचक संज्ञा है? सामाजिकता शब्द में कौन सा वाचक संज्ञा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है सामाजिकता शब्द में। वहीं अगर बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो क्रिया के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? क्रिया के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। तो ये थे आज की क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए हैं, सही दिए हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें और अपने दोस्तों